नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। KRJ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं MP सिंह राणा आज ऐसे समाचार के साथ में उपस्थित हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज कॉपी पेंसिल मेरे हाथ में है तो उसमें आप देखेंगे कि ये किस लिए है, क्योंकि समाचार है व्यय से जुड़ा हुआ, खर्च से जुड़ा हुआ, आमदनी से जुड़ा हुआ, तो उसके लिए बही खाता जरूरी होता है। बात कर रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की, जो आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। 9वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली वो पहली वित्त मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, 26 साल में पहली बार रविवार के दिन बजट पेश किया गया। 26 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था। कुल बजट जो आज पेश किया गया वो था 53,47,315 करोड़ का, यानी जो भारत का बजट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष इससे कम था, कुछ सुधार हुआ, सरकारों ने कार्य किया, तब जाके 53,05 करोड़ मान लो, लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन इतना बजट और जो विकसित राष्ट्र है, क्योंकि हमारा 2047 का विजन प्रधानमंत्री और जो भारतीय सरकार है वो लेके चल रही है विकसित भारत करने का, तो क्या हो पाएगा? क्योंकि विकसित राष्ट्रों में सबसे पहले नंबर आता है अमेरिका का, जिसका 6.7 ट्रिलियन है। अभी तो हम लगभग 583.5 बिलियन पे हैं अभी, यानी जो अमेरिकी डॉलर है 583 बिलियन डॉलर पे हैं हम। अमेरिका ट्रिलियन, वो भी 6.7। चाइना भी 5 के करीब है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी व्यवस्था अमेरिका की है, सॉरी चाइना की है। 6 कुछ रसिया की है, यानी हम अभी ट्रिलियन से भी नीचे हैं। तो कैसे कर पाएंगे? इस बजट की यदि बात करें तो 2026-27 में इनकम टैक्स वगैरह में कोई ज़्यादा अंतर नहीं किया गया है। जो स्लैब था इनकम टैक्स का वही रहा है। खास बात, जो मध्यम दर्जे का व्यक्ति है उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। बाकी जब पढ़ेंगे इसको पूरा, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, जो लोग अर्थव्यवस्था में हैं उनको तो पढ़ना है ही, और जो लोग अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं, यानी कोई भी कॉरपोरेट क्षेत्र में है, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए विशेष है। सेमीकंडक्टर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। MSME के लिए विशेष प्रावधान है। 4 राज्यों में नए तरीके के रेयर अर्थ कॉरिडोर जो 4 राज्यों में बनेगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, जब खर्च होगा तभी कुछ आएगा। एक केमिकल पार्क भी बनेगा, यानी केमिकल पार्क जो अभी तक भारत में एक सपने के रूप में था, हालांकि कुछ है अभी, लेकिन उस हिसाब का नहीं है जो नई गुणवत्ता के साथ भारत में बनेगा। सरकार ने उसके लिए भी अलग से फंड की व्यवस्था की है। रक्षा के क्षेत्र के लिए अलग से व्यवस्था है। आइए दिखाते हैं आपको वित्त मंत्री ने इस बजट को पेश करते हुए क्या कहा, क्या विशेष है। The largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor and the women. In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique
Yuva Shakti driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth. मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी एमडी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं और पासो रोड पे हम एक पिछले 2 वर्षों से एक अस्पताल को चला रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि हम पिछले 40 वर्षों से चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें मेरे पिताजी पिछले 35 वर्षों से पुरानी तहसील रोड पर चौधरी क्लिनिक करके एक हमारा क्लिनिक था, उस पर मैंने भी प्रैक्टिस करी है। पिछले 2 वर्षों से हमने ये हॉस्पिटल खोला है और उसमें हम जितनी भी चिकित्सा सेवाएं जो जैसे नोएडा हैं, गाजियाबाद हैं, अलीगढ़ हैं, मेरठ हैं, वो सारी चिकित्सा सुविधाएं हम अपने अस्पताल में यहाँ दे रहे हैं। वो सारी सुविधाएं जैसे आयुष्मान है, टीपीए है, हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है, गायनी है, पीडियाट्रिक है, ये सारी सुविधाओं के साथ हम अपना अस्पताल चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ लोगों की सेवाएं करना है। सारी सुविधाओं के साथ हम अपना सुविधा यहाँ दे रहे हैं। जितनी भी चिकित्सा सेवाएं हैं हमारे यहाँ 24 आवर्स सारी लैब की व्यवस्था है, जितनी भी बेसिक जांच हैं वो, और जितनी भी वेंटिलेटर के साथ जो ज़रूरत पड़ती हैं वो भी सारी हमारे पास हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर ओपन है, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा है, एक्सरे की सुविधा है और आने वाले टाइम में हम लोग अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ब्लड बैंक की सुविधा और करने वाले हैं। हमारे यहाँ पीडियाट्रिक भी है, गायनी भी है, जनरल सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है। सभी में हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के। मेरे यहाँ अभी हम 50 बेड के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले 3 या 4 महीनों में हम 100 बेड को इसको अस्पताल चलाएंगे 100 बेड के साथ। By enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4.
delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high altitude roads.
I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. अभी आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। अब आप इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिक्रिया जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा। अपार अवसरों का राजमार्ग है ये बजट। वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वह अभूतपूर्व है। बायो फार्मा शक्ति मिशन,
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वो उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे,
हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई, इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनिए कि आज के इस बजट पर उन्होंने क्या कहा। लोकतंत्र भारत ने आज नए भारत का, विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और
इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो। नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो। यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान नेशनल बिल्डिंग के कार्यक्रम में वह भी अपना योगदान दे सके। इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। मैं कह सकता हूं कि यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। मैं इस बजट के सभी प्रावधानों का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी को इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए, जो कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, इस बजट के लिए भी उनका हृदय से उन्हें बधाई देते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं।